Hi students, welcome all of you on Akshi Academy YouTube channel. Students, मैं डिम्पल कटारिया आज आपको कराने जा रही हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट में हम बात कर चुके हैं इलास्टिसिटी और स्ट्रेस के बारे में, और सेकंड पार्ट हमने लिया था किसके लिए, स्ट्रेन के लिए, और साथ साथ में हमने एक हुक्स लॉ भी डिस्कस किया था। और आज का जो थर्ड पार्ट है जिसमें हमने डिस्कस किया था हुक्स लॉ के अंदर क्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो उस पर बेस्ड आज की हमारी ये वीडियो होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जितने टाइप के हमारे पास स्ट्रेन होते हैं ना, उतनी ही टाइप की हमारे पास क्या होती है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यानी कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है। और ये चेंज हमें कैसे कैसे देखने को मिलता है, एक तो मिलता है हमें लेंथ में, लेंथ दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमें वहां पे मिलती है ऑब्जेक्ट के अंदर, क्लियर। और जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलती है तो जो आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसको हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो अगर आप इसके टाइप्स की बात करते हो तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन करूंगी कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। ओके, फर्स्ट टाइप है हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर आपकी लेंथ में चेंज आता है तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास ये वाला होता है, ठीक है, जिसे हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। और अगर हम सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं तो जिसमें वॉल्यूम में चेंज हमें देखने को मिलता है, दैट मीन्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर आपके ऑब्जेक्ट के अंदर आती है तो उस कंडीशन में आप उसको कहते हैं यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेंथ हो गया जी, ओके, वॉल्यूम भी हो गया। बच्चे हम इसको ना कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में इसे कैपिटल के से भी डिनोट किया जाता है, बट एनसीईआरटी जो है उसमें कैपिटल बी है, सो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बी को फॉलो करेंगे यहाँ पे। एंड नेक्स्ट, जब आपके ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज होता है, ओके, जब ऑब्जेक्ट की शेप चेंज हो जाती है तो उस टाइम जो आपके पास मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसको आप बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है बच्चा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग हम इसे कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, लेकिन अदर बुक्स की आप बात करें तो वहां पे इसको ईटा से डिनोट किया जाता है। तो सबके अपने अपने सिंबल्स हैं, उसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी यूज करना चाहें, जो भी आप ज्यादा कंफर्टेबल है, जो आप ज्यादा इजीली यूज कर सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बल्क मॉड्यूलस के लिए कैपिटल बी एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के लिए कैपिटल जी जो है इसको यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो इन तीनों टाइप्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको अच्छे से डीपली से डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चा, तो आप मुझे क्या बताएंगे एक बार कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आई होप आपको याद होगा अच्छे से, बता सकते हैं। यस, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ये हमें हुक्स लॉ मिलता है, क्लियर। और जब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे वो जो प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन है उसको रिमूव करते हैं, और जब रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं कैपिटल ई, और उसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, क्लियर। तो अगर आप उसके बात करते हैं तो विद इन इलास्टिक लिमिट आपके पास कैपिटल ई की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आती है, विद इन इलास्टिक लिमिट, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हमें मिलती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, डन। लेकिन अब हम यहाँ पर डिस्कस किसको कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यंग्स मॉड्यूलस को, मतलब कि जब आपके ऑब्जेक्ट के लेंथ में डिफॉर्मेशन होता है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस है वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, दैट मीन्स टेंसाइल स्ट्रेस, और वी कैन से इट लीनियर स्ट्रेस, ओके। और जो स्ट्रेन होगी वो हमारे पास कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही होगी। सो आप जब यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस
ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं, देन यू विल राइट हियर विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ, ओके, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ longitudinal stress to longitudinal strain. ये जो भी रेशियो होता है, दिस इज कॉल्ड एज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम इसे यंग्स मॉड्यूलस बोलते हैं, किसका? इलास्टिसिटी के लिए। अब बच्चों, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, इसको हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वाई। तो बच्चे, कैपिटल वाई का फॉर्मूला क्या होगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दिस विल बी इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ। अब कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि ये सब क्या क्या होते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 जो है कंसीडर कर लेते हैं। अब बच्चा, आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है आप कैलकुलेट करेंगे, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो भी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लाइक हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो भी ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो सपोज किए क्या? L है, ठीक है, और इसकी लेंथ L है हमारे पास। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो फोर्स है इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे? कैपिटल F से। तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि ये जो लेंथ है इस डायरेक्शन में आकर, मतलब इस वायर जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसकी जो लेंथ है वो कैसी हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स ये एक्सटेंड हो जाता है। तो ये एक्सटेंड हो जाता है, तो ये भी जो एक्सटेंशन देखने को हमें मिलता है, हम इसको डिनोट कर देते हैं यहाँ पर किससे? डेल्टा एल से। तो कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या होगा? तो स्ट्रेस दैट मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं एफ, और अगर आप पर एरिया अप्लाई करते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे? एफ अपॉन ए, दैट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, दैट विल बी योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्लियर? अब कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस तो हो गया जी, बट अब आपको क्या चाहिए? यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी चाहिए। स्ट्रेन मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन इन चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज हुआ वो हमें क्या देखने को मिला है? यहाँ से यहाँ तक, दैट इज डेल्टा एल। तो आप यहाँ पर लेंगे डेल्टा एल एंड ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की क्या है? लेंथ है, ओके, एंड दैट इज कैपिटल एल। तो ये आपके पास यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू है। क्लियर? हम इन दोनों को यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। नाउ अब इस इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में अप्लाई कर देते हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? y that is equal to longitudinal stress, that means force upon area divided by delta L upon L. This will be the formula for Young's modulus of elasticity. ठीक है बच्चे, आप इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि y is equal to फोर्स है, a जो है मतलब हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, तो डेल्टा L यहाँ पे है और ये क्या हो जाएगा? L। तो आपके पास एक फॉर्मूला इसके लिए ये भी मिल जाता है, ठीक है। इसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको इक्वेशन नंबर 4 जो है वो दे देते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ कि ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो ये कितना होगा? मतलब अगर हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर अगर आपने ये जो फोर्स है, हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है, क्लियर। अगर हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स सपोज करते हैं तो mg होगा फोर्स की वैल्यू। तो mg अगर है तो यहाँ से आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्या? y आपने यहाँ पे लिया mg एंड ये होगा L A इंटू डेल्टा L। दिस विल बी योर फॉर्मूला। अगर आपके पास फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है देन आप ये लिखेंगे, ठीक है। इफ फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स,
तो बच्चे यहाँ से हमें ना ये y जो है वो मिल जाता है। ठीक है, अब आप एक बार देखिए क्या कि जब भी हम फिजिक्स में देखते हैं तो ये जो भी हमें फॉर्मूला मिलते हैं इनसे हम एक नई डेफिनेशन और बना लेते हैं। अब देखो यहाँ से हम क्या कोई नई डेफिनेशन बना सकते हैं? चलिए देखिए, आप यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 4 या इक्वेशन नंबर 5 जो है इनमें हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पर ये सपोज कर ले क्या कि जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ क्या है 1 मीटर है और उसका जो एरिया है यहाँ पे, ठीक है, एरिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ में जो यहाँ पर चेंज मिल रहा है हमें दैट इज डेल्टा एल, और इसको भी हम यहाँ पर क्या करते हैं 1 मीटर सपोज कर लेते हैं। तो ये सारी वैल्यूज अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, फोर्स इंटू लेंथ, लेंथ कितना है 1 मीटर अपॉन एरिया दैट इज ऑल्सो 1 मीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल भी कितना है 1। सो ये हमारा किसके इक्वल होगा, F के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और F that is also equal to mg if gravitational force is working here. So we can define the y in terms of this formula. कैसे? Y that is the required force. Okay, this is the required force to extend the length of a wire that has length 1 meter and uniform cross sectional area that is 1 meter square through unity. Through unity दैट मीन्स जो डेल्टा एल आ रहा है जो हम उसको एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितना आ रहा है यहाँ पे 1 मीटर। सो आपके लिए एक तो डेफिनेशन ये हो जाती है, या फिर एक कॉन्सेप्ट और देखो क्या कि आपके पास एल 1 मीटर है, ओके, डेल्टा एल भी 1 मीटर है, तो ये भी 1 और ये भी 1 अगर हो जाता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ क्या हो गई है, डबल। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को आप या तो जो डेफिनेशन मैंने भी आपको दी उसके अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं वाई that means Young's modulus of elasticity is the force required to double the length of the wire. Okay, मतलब जो भी हमें वायर की लेंथ को डबल करने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स होता है दैट इज द Young's modulus of elasticity. आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको भी नोट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वाली जो इक्वेशन 6 मैंने अभी भी आपको बताया था इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, y that is the force, okay, required to extend the length of a wire of 1 meter length, यानी कि एक ऐसा वायर जिसकी लेंथ क्या है 1 मीटर है एंड 1 मीटर स्क्वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इसको आप एक्सटेंड कर रहे हो, कितना कर रहे हो, थ्रू यूनिटी, मतलब डेल्टा एल की वैल्यू क्या है 1 मीटर है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर आपने देखा कि एल की वैल्यू 1 मीटर है और डेल्टा एल भी 1 मीटर है तो ये कितना हो गया, मतलब जो रिवाइज लेंथ है दैट इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी कि डबल हो गई है ना। सो वी कैन से दैट वाई इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ द वायर, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। लेकिन बच्चा एक्चुअल में ये जो चीज है वो पॉसिबल नहीं है कि हम वायर जो है उसको इतना स्ट्रेच करें कि उसकी लेंथ क्या हो जाए, डबल हो जाए, ऐसा हमें एक्चुअलिटी में देखने को नहीं मिलता है। मुश्किल से अगर हम इतना देखते हैं तो वो इलास्टिसिटी लिमिट को क्या करता है, क्रॉस कर जाता है। ओके, और इलास्टिसिटी लिमिट क्रॉस हो जाती है मतलब वायर को अगर आप ज्यादा खींचोगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक कर जाता है। ठीक है, डेफिनेशन के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है यूनिट, कि इसकी यूनिट क्या होती है एंड डायमेंशंस क्या होती है। ठीक है बच्चों, जब भी हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो हम उसकी यूनिट और डायमेंशन के बारे में बात जरूर करते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो यूनिट हम ना सबसे पहले एसआई सिस्टम में देखते हैं। अब यूनिट आप देखोगे वाई का फॉर्मूला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, इसकी यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, लेकिन अगर आप देखो डेल्टा एल अपॉन एल यानी कि स्ट्रेन, ये तो डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस है, सो इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं होती है। तो जो आपकी स्ट्रेस की यूनिट होती है वही आपके यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी लिमिट होती है। क्लियर, और अगर आप सीजीएस में आप इसे देखते हो तो आपके लिए ये यूनिट क्या हो जाएगी, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अब आप लीजिए डायमेंशन क्या होती है भाई, जो स्ट्रेस की डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर आपके पास क्या डायमेंशन होती है, फोर्स को लोगे तो m1 L1 T माइनस 2 डिवाइड किससे कर दोगे, L2 से, तो ये हो जाएगा m1 L माइनस 1 T माइनस 2। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आपके पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन और यूनिट्स एंड डायमेंशंस दोनों क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की ओर। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस हमें कब देखने को मिलेगा,
जब हमारी जो स्ट्रेन है वो कैसी होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसका मीनिंग ये हो जाता है कि जब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और हमने यहाँ पे सपोज किया कि इसका वॉल्यूम जो है वो कितना है, v है। ठीक है, अब हम इसे क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। एक तरीके से ये कहने का मीनिंग है कि यहाँ पर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं और जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, एंड जो भी वॉल्यूम कम होता है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो चेंज होता है वॉल्यूम में, यहाँ से यहाँ तक का जो कम होता है वो कितना होता है, डेल v हो जाता है। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम प्रीवियस में देख ही लिया था, प्रीवियस वीडियो में, कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए मुझे बताइए आप कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, जरा सा भी गलती नहीं आनी चाहिए। बताइए क्या होगी, चेंज आया ना वॉल्यूम में, दैट इज डेल वी, ओके, अपॉन v। क्या ये एकदम एक्यूरेट वैल्यू है आपकी, नहीं ना, क्या रह गया, नेगेटिव साइन रह गया। वेरी गुड, नेगेटिव साइन, बिकॉज यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये तो हमें मिलती है यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेकिन अब हम यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ओके, फोर्स जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, एक तरीके से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पर स्ट्रेस आपके पास आ जाता है और ये जो भी आपके पास स्ट्रेस है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक तरीके से प्रेशर लगा रहे हो। ओके, तो आप इसको यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया भी कह सकते हो, या फिर आप इसके लिए यूज कर सकते हो डेल पी, बिकॉज यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। ओके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो, ये आपके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से ही वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो विद इन इलास्टिक लिमिट अगर हम कॉन्सेप्ट लें कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो हमारे पास क्या होता है, सो आपके लिए यहाँ पर डेफिनेशन होगी, जैसे यंग्स मॉड्यूलस के लिए डेफिनेशन थी, सेम यहाँ पर है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ, the ratio of volumetric stress to volumetric strain is called bulk modulus of elasticity। यानी कि हम डिवाइड कर देंगे, किस में डिवाइड करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में डिवाइड करेंगे जी। ओके, किससे डिवाइड करोगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन से डिवाइड करेंगे। ओके, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में जब हम स्ट्रेन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मिल जाता है। तो ये जो दो वैल्यूज हैं हमारे पास, यहाँ पे हम अगर अप्लाई करें तो बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सबसे पहले स्ट्रेस दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। ओके, और यहाँ पर स्ट्रेन दैट इज माइनस डेल वी अपॉन वी। अगर हम इस टर्म्स में लिखते हैं, इस टर्म में लिखते हैं तो ये हमें मिलता है फोर्स अपॉन एरिया डेल वी और यहाँ पर वी, और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका नेगेटिव साइन। तो एक तो हमारे पास यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रेशर के टर्म्स में लिखें तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया दैट मीन्स डेल पी अपॉन माइनस डेल वी अपॉन वी। सो वी कैन से इट माइनस वी ऊपर आ जाएगा और ये होगा आपके पास डेल पी अपॉन डेल वी। अब बच्चों यहाँ पर एक हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखें क्या, कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर रहे हो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वहां पे आ रही है, तो ये जो चेंज आपको देखने को मिलता है ना डेल वी, यहाँ पर ये जो भी आपके पास वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होता है, ये क्या होता है, बहुत कम होता है। सो अगर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले, इफ डेल वी इज वेरी स्मॉल, अगर ये बहुत स्मॉल है तो मतलब कि डेल वी टेंड्स टू 0, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो भी डेल वी है, मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन वाली वीडियो में कि जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं, और अप्रोक्सीमेशन करने में जो डेल्टा होता है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल डिफरेंशियल वैल्यूज में। ओके, सो हम यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस वी डीपी अपॉन डीवी। ओके, डीपी अपॉन
dV। तो ये हमारे पास यहाँ पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला और मिल जाता है। तो आपके पास एक फॉर्मूला ये हो गया है, एक आपके पास ये हो गया है, और एक फॉर्मूला आपके पास ये हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, इनकी यूनिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। यूनिट, तो यूनिट किसकी होगी, आप देखोगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है, तो बचा क्या, स्ट्रेस। और स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर सीजीएस सिस्टम लोगे तो आप डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आप जरा एक बार इधर देख लो, जब हम प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं तो प्रेशर यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है दैट इज द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर भी तो आपके पास यही होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया, सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और V अपॉन डेल V है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, तो आपके पास फाइनल आपके पास यूनिट ये मिलती है। ठीक है, अब चलो डायमेंशन बताओ क्या होगी। डायमेंशन जो आपके पास यंग्स मॉडुलस की थी, ठीक है, तो जितने भी हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं ना, सबकी यूनिट और सबकी डायमेंशन क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। अब बच्चे इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो क्या, कंप्रेसिबिलिटी। देखिए कंप्रेसिबिलिटी ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों डिस्कस करेंगे, बिकॉज जब भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि एक प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वो कंप्रेस हो रही है। तो हम ये देखेंगे कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों कंप्रेसिबिलिटी जो है इसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, बीटा मतलब आपने बी बनाया और उसको ये वाला जो है ना, इसको थोड़ा सा लंबा यहाँ पर ले लिया, ये आपके लिए बीटा होता है। बीटा इसकी जो वैल्यू होती है, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ओके बच्चा, so we can say that beta this is equal to 1 upon b. ओके, और अगर आप इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर। मतलब कि जो भी ये वाली यूनिट है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो न्यूटन पर इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पर -2 की पावर है ना, इसकी जगह क्या हो जाएगा, +2 पावर हो जाएगी। या फिर आप इसको बोलेंगे डाइन इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाँ, एक यूनिट और होती है क्या, कि यहाँ पर जो हमारे पास स्ट्रेस होता है वो प्रेशर होता है ना, और प्रेशर को हम पास्कल में भी मेजर करते हैं, तो हमारे पास एक यूनिट और हो जाती है इसकी, पास्कल। ठीक है, पास्कल जिसको हम PA से डिनोट करते हैं प्रेशर के लिए। और अगर ऐसे में हम यहाँ पर इसकी यूनिट देखेंगे तो वो क्या होगी, पास्कल इनवर्स। ओके बेटा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दिस इज पास्कल इनवर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और उसके साथ साथ कंप्रेसिबिलिटी जो है वो कंप्लीट होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और इसे हम शियर मॉडुलस भी कहते हैं। आपको ध्यान देना, शियर मॉडुलस हमने पढ़ा था शियर स्ट्रेन। ओके, शियर स्ट्रेन क्या होता है, चलो आप याद करो, मैं इतने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर नोट कर देती हूँ। विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस। ओके, शियर स्ट्रेस या फिर आप इसको बोल सकते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। The ratio of tangential or shear stress to shear strain, ये हमारे पास क्या कहलाता है यहाँ पे, दिस इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और बच्चे आप इसको किससे डिनोट करते हैं, बताया था ना मैंने, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। तो कैपिटल G का आपके पास अगर आप मैथमेटिकल अप्रोच आप देखते हैं तो उसके लिए क्या होगा, कैपिटल G दैट इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस
अपॉन shear strain। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपको मैंने क्लियर भी किया हुआ था लास्ट टाइम में। चलो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल फिलहाल लेकर चलती हूँ। मान लीजिए कि ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ओके, और ये जो भी ऑब्जेक्ट है इस पर हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और इसका ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा है, यहाँ पे रिजिड है, मतलब बेस हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रिजिड हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट ऐसे होता है ना, ये इस तरीके से टिल्ट कर जाता है, उस तरफ फोर्स लग रहा है तो इस तरफ टिल्ट हो जाएगा, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये इस तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो ये जो टिल्ट होता है, जितने भी एंगल से टिल्ट होता है, इस एंगल को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेन कहते हैं, जो हमने यहाँ पर फाई से डिनोट किया था। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पर स्ट्रेन होता है, यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में भी ये डिस्प्लेस हो जाता है, सो ये जो हमारे पास आता है दैट इज द फाई, दिस इज द शियर स्ट्रेन, हम इसको शियर स्ट्रेन कहते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, शियर स्ट्रेन की वैल्यू यानी कि फाई, दिस इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन एल, ये हमने नोट किया था, ओके, वेयर ये वाली जो वैल्यू होती है हमारे पास डेल एक्स होती है, और ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या होती है, एल होती है, मतलब इसकी लेंथ होती है। तो आपके पास ये अगर इक्वेशन फर्स्ट है तो ये हो गई है 2, और शियर स्ट्रेस जिसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैपिटल टी या फिर फोर्स अपॉन एरिया जो भी है उससे डिनोट करते हैं। तो आपके पास कैपिटल जी की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी टी अपॉन 5, ओके, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन, दैट मीन्स शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे आपके लिए ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन 5, या फिर आप इसको लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल एक्स अपॉन एल, और यू कैन से दैट दिस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डेल एक्स, और ये लेंथ हो गया ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो है उसका फॉर्मूला हमें मिल जाता है। ठीक है, अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो इसकी यूनिट क्या होगी, दिस विल बी ऑल्सो द यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड दिस इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स द यूनिट ऑफ स्ट्रेस, ओके, बिकॉज स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। और इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू m1 l माइनस 1 p माइनस 2। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब जो आप देख पा रहे हो कि जो इस तरीके से डिस्प्लेस होता है, तो इसका मतलब ये जो हमें देखने को मिलता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ओनली सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसमें ही हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है पॉइजन रेशियो, दैट इज द ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं उसको भी क्लियर कर देती हूँ। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये जो तीनों हमने इलास्टिसिटी के कोफिशिएंट्स डिस्कस किए हैं, इनके साथ साथ में एक हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है, दैट इज द पॉइजन रेशियो। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी आपको क्लियर कर देंगे। आप एक ना कॉन्सेप्ट यहाँ पर सोचो कि मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हम क्या करते हैं, इसकी जो भी लेंथ होती है, हमने यहाँ पे सपोज किया कि इसकी लेंथ क्या होती है, एल होती है, हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको स्ट्रेच करते हैं। तो जब भी आप इसको स्ट्रेच करते हो तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि इसकी जो लेंथ है ना वो कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आप कोई भी वायर लेना और उस वायर को खींच के देखना। ठीक है, ये तो आप प्रैक्टिकल वैसे भी आप अपने आप भी कर सकते हो कि कोई भी वायर लेकर उसको खींचकर आप देखोगे, अगर वो जितना भी मोटा है मतलब, तो फिर वो क्या हो जाता है, खींचने पर क्या होता जाता है, थिन होता जाता है, यानी कि पतला होता जाता है। और जब वो पतला होता जाता है, दैट मीन्स उसकी लेंथ में तो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है, लेकिन जो उसका डायमीटर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, होता है ना। और डायमीटर डिक्रीज होता है, दैट मीन्स वी कैन से डेट कि उसकी जो रेडियस है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, तो ये इस तरह की हमें सिचुएशन देखने को मिलती है। मतलब यहाँ तक इसकी लेंथ आपको मिलती, ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, लेकिन अब ये इतना जो है स्ट्रेच हो चुका है, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंक्रीमेंट देखने को मिला दैट इज डेल्टा एल। और अगर हम यहाँ पर देखें कि ये इसका डायामीटर है, जो भी इसके पास डायामीटर है ये डी है, ओके, डी अगर इसका डायामीटर है
तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, डायमीटर आप इसको देखो, अगर इसको मैं यहाँ पर डिनोट कर रही हूँ डी डैश से, तो इस डी डैश की वैल्यू डी से क्या है, कम है, ओके। और डी डैश की वैल्यू जो भी डी से कम है, तो यहाँ पर आपको डायमीटर कम हो रहा है, सो यू कैन से डेट कि आपकी जो रेडियस है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। बट जो आपकी लेंथ है वो यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारी लेंथ तो इंक्रीज होती है, लेकिन हमारी रेडियस जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जो लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, इसको हम यहाँ पर अगर ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करें तो ये तो हमें मिलता है प्राइमरी स्ट्रेन, ओके। प्राइमरी स्ट्रेन दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप उसको कैलकुलेट करो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, प्राइमरी स्ट्रेन, या फिर क्या बोलेंगे इसको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो लेंथ के डायरेक्शन में होता है ना। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, चेंज हुआ डेल्टा एल, और लेंथ क्या है आपके पास ओरिजिनल, दैट इज एल। तो ये हमें मिला फर्स्ट पॉइंट। फिर हमने क्या कहा कि रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। तो रेडियस डिक्रीज होती है, अगर इसको मैं यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रेन लेकर चलती हूँ, ओके, सेकेंडरी स्ट्रेन, तो और इसको मैं क्या नेम दूंगी, मैंने आपको बताया भी था पहले, क्या कहते हैं हम इसको, लेटरल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो या तो हम इसे बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रेन और वी विल से इट लेटरल स्ट्रेन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल डी अपॉन डी, मतलब जो भी डायमीटर में चेंज होगा दैट इज डेल्टा डी, और जो उसका ओरिजिनल डायमीटर है दैट इज डेल्टा, दैट इज डी। अगर आप देखो तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ट्वाइस ऑफ अगर रेडियस है, सो वी कैन मेंशन इट ट्वाइस ऑफ चेंज इन रेडियस एंड 2r, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो होगा ये क्या होगा, डेल्टा r अपॉन r होगा। बट अब कॉन्सेप्ट क्या है कि लेंथ तो जी इंक्रीज हो रही है, बट रेडियस या फिर डायमीटर जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों अप्लाई करते हैं, बिकॉज इट इंडिकेट्स द डिक्रीमेंट इन रेडियस। डिक्रीज इन रेडियस। तो ये जो भी हमारे पास दोनों वैल्यूज आती है, इसको फर्स्ट ले और इसको ले सेकेंड, तो अगर हम इन दोनों का ही रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो वो रेशियो क्या कहलाता है, हमारे पास पॉइजन्स रेशियो कहलाता है, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ओके। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सो हम यहाँ पर बोलेंगे विद इन इलास्टिक लिमिट, ये जो कुछ भी हो रहा है ना सब कैसे होना चाहिए, विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी कि जो भी आप फोर्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स, वो इतना अप्लाई करते हैं कि आप उसको हटाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो इलास्टिसिटी में रहे, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल सिचुएशन को रिगेन कर सके। रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, okay, lateral strain to longitudinal strain is called Poisson's ratio। हम इसको Poisson's ratio कहते हैं बच्चे, ठीक है। and it is denoted by sigma। सिग्मा से आप डिनोट करते हैं तो आपके लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चलिए अब आप इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए। ये देखिए, सिग्मा दैट विल बी इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन दैट मीन्स माइनस डेल्टा आर अपॉन आर, ओके, एंड डिवाइडेड बाय लेटरल स्ट्रेन दैट मीन्स डेल्टा एल अपॉन एल। तो ये हमारे पास यहाँ पर सिग्मा आ जाता है। और वैसे अगर हम देखें तो सिग्मा जो है वो कैसा मिलता है हमें, नेगेटिव, ठीक है। सिग्मा हमें नेगेटिव देखने को मिलता है। और इसकी जो वैल्यूज होती है, अगर हम बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर होती है, इसकी वैल्यू बेसिकली -1 होती है, और प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो लेसर देन 0.5 होती है, मतलब 0.5 से कम होती है। प्रैक्टिकली जो भी हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं उनकी वैल्यू 0.2 होती है या फिर क्या हो जाती है 0.3 होती है। सो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो जाता है पॉइजन्स रेशियो का। अब आपके पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जितने भी हमने यहाँ पर ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो डिस्कस किए हैं, उन सबके बीच में क्या है, रिलेशन है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद में हमें 2 रिलेशन मिले थे बेसिकली।
वो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, आप उसको नोट कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जब भी हम इन सारे इलास्टिसिटी की जो कोफिशिएंट्स है इनको आपस में डिस्कस करते हैं तो थ्रू आउट वेरी एक्सपेरिमेंट्स, ओके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद में ये जो 2 डिसीजन है ये फाइनल हुए थे कि इन सबके बीच में ये रिलेशन होता है। मतलब कि y दैट इज इक्वल टू 3b, 3b इज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड 1 माइनस 2 सिग्मा, सिग्मा दैट इज इक्वल टू पॉइजन रेशियो, ओके। और अगर हम यहाँ पर g के साथ में ले, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ले, तो यहाँ पर 2g हो जाता है और ये हमारे पास क्या हो जाता है 1 प्लस सिग्मा हो जाता है। तो ये 2 रिलेशन हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से देखने के बाद मिले थे। लेकिन इन दोनों के बाद में क्या होता है कि ये आपके पास एक तो ये वाला यहाँ पे रिलेशन और एक ये रिलेशन, इन दोनों रिलेशंस की आपस में क्या करते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन होती है, छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, उनको करने के बाद हमें यहाँ पर ये रिलेशन मिलते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन के बेस पर ट्राई करना है ये वाली वैल्यूज लाने की, ठीक है। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, ये आपका इस वीडियो का होमवर्क है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे वहां पर बहुत सारे कमेंट देखने को मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली इनके ये जो रिलेशन है इस पर भी आपको यहाँ पर एक वीडियो बनाकर दूंगी जिसमें आप कैसे इन दोनों रिलेशन से इस रिलेशन में आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।